हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में एब्डोमेन की, जिसमें अपन ने पेशेंट प्रिपरेशन, एनाटॉमी और इसका व्यू कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से एक बार देख लेना। पिछली क्लासेज में अपन ने समझाई हुई है पेशेंट की प्रिपरेशन और एनाटॉमी, उसके बाद ही आपको व्यू समझ में आएगा। इसके बाद अपन ने पिछली क्लास में जीआई ट्रैक्ट का, इट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एपी व्यू डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज अपन इसका एक बार रिवीजन करके आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने बात करी थी जीआई ट्रैक्ट के एपी व्यू में बॉडी पार्ट अपना था एब्डोमेन, बेसिक प्रोजेक्शन एपी व्यू। इंडिकेशन में क्या था, इसमें अपन डेमोस्ट्रेट करते हैं कंस्टिपेशन को, ठीक है, और ब्लड ट्रॉमा बोवल डिजीज को अपन डेमोस्ट्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात करी थी कुछ जीआईटी की गाइडलाइंस थी जो अपनी एब्डोमेन की फिल्म होती है। अपन अगर इरेक्ट पोजीशन में ले रहे हैं तो अपन फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करते हैं। अगर अपन यही व्यू सुपाइन पोजीशन में ले रहे हैं तो अपन उसमें गैस फ्लूइड बोवल लूप्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं, देखने के लिए करते हैं। ध्यान रखना, अगर इरेक्ट पोजीशन में है तो फ्लूइड लेवल और सुपाइन पोजीशन में है तो गैस फ्लूइड बोवल लूप्स के लिए अपन व्यू करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट होता है, पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो अपन लेटरल डेकोबाइटस फिल्म और साथ में हॉरिजॉन्टल बीम का यूज में करेंगे, किसको, फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें रिक्वायर्ड होता है सुपाइन एंड एपी व्यूज ऑफ द एब्डोमेन, दोनों ही व्यूज में रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों व्यू करने की आवश्यकता होती है ना। तो ध्यान रखना, वो चीज़ अपन को डॉक्टर लिख के भेज देते हैं कि कौन सा व्यू डिस्क्राइब करना है, कौन सा व्यू अपन को डायग्नोज करना होता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कैसेट साइज 14x17 और 12x15। तो कोई भी अपन कैसेट साइज ले सकते हैं, दोनों में अपना एब्डोमेन व्यू आ जाता है। बट वो पेशेंट की थिकनेस, इट मीन्स पेशेंट मोटा है, पतला है, उसके आकार के अनुसार अपन कैसेट साइज को यूज में लेते हैं। अगर पेशेंट फैटी है, ठीक है, तो अपन 14x70 यूज में लेते हैं। पेशेंट अगर पतला है तो अपन 12x15 ले लेते हैं ना। तो इसमें भी अपना व्यू अच्छे से डायग्नोस हो जाता है। ये आपको जब आप एक बार ट्रेनिंग करोगे ना तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी अपन जो चीज़ बताते हुए जा रहे हैं वो चीज़ आप समझते जाओ, बाकी आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं, वैसे तो अपन ये भी अपन ने कल समझ लिया था, आज तो केवल रिवीजन कर रहे हैं। जो पेशेंट की पोजीशन होगी, पेशेंट लेटेगा सुपाइन पोजीशन में एक्स टेबल पे। जो पेशेंट का एमएस प्लेन होता है, इट मीन्स मिडिल सजाइटल प्लेन, परपेंडिकुलर होगा इसके एक्सरे टेबल के। ठीक है, जो पेशेंट की नीस होती हैं, नी कोहनी तो एल्बो होती है, नी का मतलब होता है घुटना। ठीक है, और अपन इसको, जो पेशेंट की नीश होती है, नी, उसको अपन स्मॉल पिलो से, तकिया से कंफर्ट करवाएंगे। और जो अपना पेल्विस है उसको एडजस्ट करते हैं, जिससे कि अपना एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है वो टेबल टॉप के इक्वल डिस्टेंस में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखनी है लाइनें। इसका हमने आपको ये बता दिया था, इसमें जो चीज़ अपन को दिख रही थी वो चीज़ अपन ने आपको बता दी थी। आगे कैसेट की, जो कैसेट की पोजीशन होती है उसमें अपन ने बताया था जो कैसेट का लोअर बॉर्डर होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से 4 इंच नीचे होता है। सेंटिंग अपन ने कहाँ करी थी, अम्ब्लाइकस पे। और फुल एक्सपायरेशन में अपन ने एक्सपोजर दिया था, डायग्नोस किया था। जो अपना आर है उसमें अपन ने गैस फील्ड बोवल लूप्स को विजिबल किया था। और अपने जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, फॉर्गन बॉडी और सॉफ्ट टिश्यू, उसकी स्ट्रक्चर भी अपन को सीन हो जाती है। डिस्टेंस अपनी 90 सेंटीमीटर होती है, एमएस 80 से 100 होता है, केवीपी 70 से 75 होता है। ग्रेड भाई साहब यहाँ पे जाग उठते हैं, इट मीन्स यहाँ पे ग्रिड का यूज भी किया जाएगा। इसके बाद अपन ने एक लाइन पढ़ी थी रेडिएशन प्रोटेक्शन की, अप्लाइड 10 डे रूल फॉर फीमेल एंड गोनाड्स आर शील्डेड।
दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है तो अपन 10 डे रूल यूज में लेते हैं। 10 डे रूल क्या होता है, ये अच्छे से तो अपन रेडिएशन फिजिक्स में टॉपिक आता है रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन का, उसमें अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। दोस्तों ये जो 10 डे रूल होता है ये अपने जो फीमेल होती है उसकी रिप्रोडक्टिव एज के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इसमें क्या होता है, हाई डोज फिनोमिना होता है, हाई डोज फिनोमिना। ठीक है, एक चीज़ अपनी होती है ICRP। ये 10 डे रूल किसने दिया था, ICRP ने, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर फीमेल को आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स या तो लोअर एब्डोमेन का या पेल्विस का फर्स्ट जो 10 डेज होते हैं, है ना, ये क्या होता है, इंटरवल होता है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, अगर इसमें फीमेल को नॉन अर्जेंट एक्सरे मतलब इतनी आवश्यकता नहीं है तो अपन कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होगा ना रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वर्जित करेंगे, वो अपन नहीं करेंगे। बिकॉज इन जो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 10 डेज होते हैं ना, इस पीरियड के अंदर लोअर एब्डोमेन या पेल्विस के लिए जो एक्सरे होती है ना बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि इस टाइम जो फॉलिकल होता है ना, वो जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है ना वो ओवरी के अंदर होता है, उसके लिए एक्सरे बहुत हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, अगर इस पीरियड में एक्सरे लग जाती है तो अपन इसमें जो अंदर एम्ब्रियो बनता है वो डीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे ऑल और नन रूल एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो अंदर बेबी है ना, फर्स्ट 10 डेज के अंदर जो अपन ने बेबी के लिए तैयारी करी है वो या तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर अपना इसमें मीन्स या तो जो फीटल है ना, फीटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या फिर अपना फीटल कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। तो इस पीरियड के अंदर जो रेडिएशन होती है बहुत ही हार्मफुल होती है, तो इसका यूज अपन इसलिए यहाँ पे करेंगे। गोनाड्स आर शील्डेड, तो इसको अपन को अच्छे से याद रखना है। और बाकी इसका अपन पूरा मटेरियल जो है ना एक अलग क्लास बनाएंगे किसकी, हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। रेडिएशन फिजिक्स के अंदर टॉपिक आता है रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन, उस पर अपन पढ़ते हैं कि स्टोकास्टिक इफेक्ट क्या होता है हजार्ड के अंदर और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद अपन प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि अपन रेडिएशन से किस प्रकार प्रोटेक्ट हो सकते हैं, जिसके 3 प्रिंसिपल हैं, अलारा प्रिंसिपल, कार्डिनल जिसको अपन TDS कहते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। इसके बाद एक होता है 10 डे रूल। तो ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चा जो स्टूडेंट या तो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो या रेडियोग्राफर की असिस्टेंट रेडियोग्राफर की सीनियर रेडियोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एम्स की कर रहा हो या फिर किसी स्टेट वाइज वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हजार्ड और प्रोटेक्शन का। सबको अच्छे से देखना है, आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी अपन आगे चलते हैं आज के व्यू की ओर। माना थोड़ी क्लास आज की भी लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों समझ में अच्छे से आना चाहिए, एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। तो अपन बात करते हैं आज फिर से एक और AP व्यू की जो इरेक्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, इरेक्ट AP व्यू कौन सी पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन में। बॉडी पार्ट एब्डोमेन बेसिक प्रोजेक्शन में, AP व्यू इरेक्ट में। इंडिकेशन क्या रहता है, टू डेमोस्ट्रेट, अपन किसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, द परफोरेशन फॉरेगन बॉडी को, फ्लूइड कलेक्शन और अदर पैथोलॉजी। कोई भी फॉरेगन बॉडी फ्लूइड कलेक्शन के लिए और अदर पैथोलॉजी का अपन इस व्यू को डेमोस्ट्रेट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कैसेट का साइज है 14x17 या 12x15 ले लेते हैं। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की, पेशेंट स्टैंडिंग इरेक्ट इन थ्रू AP पोजीशन। जो पेशेंट होता है वो इरेक्ट होगा, खड़ा होगा AP पोजीशन में। द बोथ हैंड आर रिलैक्स एट द साइड, उसके जो दोनों हाथ होते हैं
उसको अपन साइड में रिलैक्स करवा देते हैं। इसके बाद जो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये अपना एपी व्यू जो हमने आपको कल डायग्राम दिखाया था उस सुपाइन में था। आप अच्छे से देख लेना एक बार क्लास को, पहले वाली को, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें फ़र्क आ रहा है। जो ये अपना है ये राइट साइड है, ये राइट साइड है और ये अपना इरेक्ट पोजीशन में है। ठीक है ना, ये अपना इरेक्ट पोजीशन में है। तो आप अच्छे से देखो, इसमें जो अपना एब्डोमेन है अच्छे से शो हो रहा है, इसमें गैस दिख रही है ना, ये चीज़ है ना, ये गैस है, गैस। ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है, ये अपना पेल्विक का स्टार्ट हो चुका है, इलियक, इस्चियम, प्यूबिक वगैरह। प्यूबिक तो इसमें शो हो ही नहीं रहा है ना। तो अपन आगे चलते हैं, कैसेट की पोजीशन देख लेते हैं। द कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द जिफ्फी स्टर्नम टू इक्वल डायफ्राम। जो अपनी कैसेट होती है उसका जो अपर बॉर्डर होता है वो 2 इंच ऊपर होता है, किससे? जिफ्फी स्टर्नम से। इट मीन्स डायग्राम के इक्वल में होगा, डायग्राम के लेवल पे होता है। ठीक है, किससे 2 इंच ऊपर होगा? जिफ्फी स्टर्नम से। ठीक है, इसमें जहाँ पे अपनी जिफ्फॉइड प्रोसेस होती है ना वो उससे 2 इंच ऊपर। ठीक है, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, सेंट्रल रे ओवर द जस्ट अबव अम्बलाइकस। जो सेंटरिंग होती है वो अपन अम्बलाइकस के ऊपर करेंगे। ध्यान रखना सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो अपना ये व्यू होगा द एन एक्सपोजर इज टेकन ऑन फुल एक्सपायरेशन। अपन इस व्यू को फुल एक्सपायरेशन में लेंगे, एक्सपोज करेंगे, डायग्नोस करते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ अपन को सीन हो रही है। दोस्तों देखो, जो आप इंडिकेशन में लिखोगे ना कि अपन क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ सीन हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है, मेहनत कम है, नंबर ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना। परसेंट इंक्रीज इसी से होती है। ठीक है, एनी सस्पेक्टेड गैस बोबल एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन में बी सीन। जो अपनी गैस बोबल और इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है वो अपन को सीन हो जाती है बिलो द डायफ्राम के नीचे। मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आर वेल सीन। जो अपने यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल होता है कई तरह का, वो अपन को आराम से सीन हो जाता है किसमें? इरेक्ट एपी व्यू में। ठीक है, जो अपना एक्सपोजर फैक्टर रहता है, डिस्टेंस 90 to 100 रहती है। एमएस भाई साहब अपने 80 से 100 और केवीपी 70 से 80 रहते हैं। और अपने ग्रेड भाई साहब नीचे छुपे हुए थे, भाई साहब छुपे हुए, आपका भी यूज अपन यूज में लेंगे। आपका यूज अपन स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपकी छुपने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये अपना था आज का व्यू। यहाँ पे क्या है, यूज हाई एम एन शॉर्ट एक्सपोजर टाइम नाउ परफोरेशन केस। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हाई एम लेते हैं यूज में और एक्सपोजर टाइम कम होना चाहिए। इसके लिए सस्पेक्टेड परफोरेशन केस के लिए एंड पेशेंट शुड स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन 20 मिनट। पेशेंट है वो स्टैंड खड़ा होना चाहिए इरेक्ट पोजीशन में, कितना टाइम? 20 मिनट तक वो खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का व्यू। तो आज अपना सेकंड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों क्लास लंबी हो रही है, हमें पता है, बिकॉज टाइमिंग मैटर नहीं करती, आपका समझ में आना मैटर करता है हमारे लिए। तो आप कंटिन्यू क्लास देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट में बताइए। अगर आप क्लास जैसी भी लगी है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ भी हमें बताइए, आप उसका भी आपके सामने सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नई क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।